This is mostly all about the diversification of portfolio with whatever trading instruments are available in the world, and they may include everything. So we will be looking at everything, but for the webinar purpose, we are focusing on currencies only. We will be looking at currencies so that the basic concepts of forex market is understood and everyone realizes the smallest details of the forex market. The terms used in forex markets are slightly different than the stock market. So for everyone, it is a good opportunity, and I request you all to keep focused for the next 2 or maybe 3 hours, and let's see. We will be going through every details. If there are any questions, you may ask after the session, after the webinar is over. So you may note down the questions, and we will do a question answer session at the end of the training program. Okay. सो आज का प्रेजेंटेशन जो है देने वाला हूं। मेरा नाम है अतुल शिंदे। आई एम द फाउंडर, चीफ एनालिस्ट, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड फंड मैनेजर फॉर प्रथम इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। प्रथम इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ग्लोबल एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है जो 17 साल से इंटरनेशनल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में काम करती है। वी बेसिकली वर्क फॉर HNI, अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। पिछले 17 सालों में हम लोगों ने हजारों इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को सपोर्ट किया है, उन्हें ट्रेन किया है और उनका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में उनकी हेल्प की है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग अगर एक वक्त देते हैं, उसमें मास्टरी अचीव करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, टाइम का फ्रीडम देगी, लोकेशन का फ्रीडम देगी, जो किसी भी करियर पाथ में पॉसिबल नहीं है। सो फोकसिंग ऑन लर्निंग and mastering the art of forex trading is very important. हम लोगों को बेसिक डिटेल्स जानने हैं। फोरेक्स क्या है, फोरेक्स में क्या क्या चीजें ट्रेड होती है, और इसमें रेगुलेशंस क्या है, प्लेटफॉर्म्स किस तरह के होते हैं, ब्रोकर्स कौन सा है, बहुत सारी चीजें हैं। माइनर डिटेल्स है कि ऑर्डर प्लेसमेंट किस तरह से होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसे होता है, टैक्सेस कितने होते हैं, ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, और इस कोर्स में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने के लिए जो भी जरूरी है, हर एक चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो फोकस रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले ही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था इनिशियल स्टेज में कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेक्स मार्केट का, फिर भी हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो यस, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, ना भी करते हो, तो भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट सिंपल है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक चीज है। तो स्टार्ट करते वक्त हम लोगों को बेसिक
एक कंटेंट जानना जरूरी है कि आज के कोर्स में क्या क्या कवर होने वाला है। तो ये रहे आज के कंटेंट्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट्स, ये पार्ट सिंपल है। उसके बाद जो आता है, फॉरेक्स पेयर्स, लॉट्स एंड लिवरेज, फॉरेक्स कोट्स, एनालिसिस के टाइप्स, अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, प्राइस चार्ट्स, ऑर्डर टाइप्स, किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से फॉलो किया जा सकता है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। आपको सिर्फ जो भी पॉइंटर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे नोट डाउन करना है। वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, सो डोंट वरी। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उसको भी आंसर किया जाएगा बाद में, आफ्टर द वेबिनार। इवन आफ्टर दैट, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो उसे भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट। तो बेसिकली आपको फोकस रहना है, और क्वेश्चंस आपके जो भी है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उनको नोट डाउन करना है, समझना है हर एक चीज को कि ये काम किस तरह से होता है। बहुत ही सिंपल है, किसी को भी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी जब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की या उसके बारे में जानने की, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर आप लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। मैं कौन हूं आपको समझाने वाला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए या नहीं चाहिए, और इस मार्केट में मेरी अथॉरिटी क्या है, यह समझने के बाद ही आपको इसका एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि ये वेबिनार क्यों हो रहा है और आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सब समझ लेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हु एम मैं कौन हूं। तो मेरा नाम है अतुल शिंदे। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं, ट्रेनर हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ऑलमोस्ट 17 साल से इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करता हूं। 17 साल से हजारों ट्रेडर्स ग्लोबली और इंडियन मार्केट्स में देख चुका हूं। हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल, हर एक का मार्केट को देखने का अंदाज अलग होता है। सब कुछ देख के बहुत कुछ सीखा हूं। तो उसके बाद जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, उसका रीजन है, ऑलमोस्ट 17 साल इंटरनेशनल मार्केट एक्सपीरियंस करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है, जो वॉलेटिलिटी हैंडल करने का एक तरीका आता है, उसे समझना बहुत जरूरी होता है। आप कितने भी ट्रेडिंग कर लो, कितने भी ट्रेनिंग्स कर लो, कितने भी वेबिनार अटेंड कर लो, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देखो, जब एक्चुअल ट्रेडिंग आप करना स्टार्ट करोगे तो मार्केट वॉलेटिलिटी आपको पैनिक करवाती है। एक फियर होता है, उसके साथ साथ एक ग्रीड होता है जो आपको कंट्रोल करता है, और उसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स ट्रेडर्स से हो जाती है। उसको समझना, उसको कंट्रोल करना सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिसका एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो, उसके साथ काम करना, उसको समझना, उससे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी वही किया है, तो मैं भी वही सजेस्ट करूंगा कि उसी तरह से आप काम कीजिए। आपको इस मार्केट में जरूर मजा आएगा। तो बेसिकली मैंने
कई हजार ट्रेडर्स के साथ काम किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत बड़े फंड्स मैनेज किए हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, अगर स्टार्ट से देखें तो 2007 2008 का जो क्रैश था वो मैंने हैंडल किया है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैंडल की है, जैसे ब्रेग्जिट था, उसके बाद 2014 का क्रैश था, उसके बाद येन का क्रैश था, और रिसेंट येन का क्रैश भी था। तो येन क्रैश जो है वो मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ, उसका रैली भी देख चुका हूँ, बहुत सारी चीजें देखी है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल जो है, व्हाट अथॉरिटी डू आई हैव ऑन दिस सब्जेक्ट। तो बेसिकली आई एम सर्टिफाइड बाय बिग इंस्टीट्यूशंस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस, येल यूनिवर्सिटी, आईआईएम बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है अराउंड द वर्ल्ड जिनके अलग अलग टाइप के कोर्सेस मैंने कंप्लीट किए हैं। सेबी के बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी पास कर चुका हूं। उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट 17-18 साल हो चुका है। कई हजारों ट्रेडर्स के साथ काम करने के बाद, उनके तरीके देखने के बाद एक अलग माइंडसेट बन जाता है। उस माइंडसेट के साथ काम करता हूँ। ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा लोगों के ट्रेनिंग्स अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्चुअली मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, तो ट्रेनिंग्स कंप्लीट करना, ट्रेनिंग्स लेना, ये मैं बहुत रेयरली करता हूँ। सो 2000 ट्रेडर्स का ट्रेनिंग पिछले 10-12 सालों में बहुत छोटी चीज है जो प्रॉपर ट्रेनर्स है उनके लिए। लेकिन मेरे लिए एक एडवांटेज पॉइंट है कि जो लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दिया है वो आज की डेट में खुद सक्सेसफुली ट्रेडिंग करते हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ये वेबिनार लास्ट तक देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए, और जो भी क्वेरीज है वो पूछनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग बहुत दिनों से फोरेक्स के बारे में बात करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एक्चुअली फोरेक्स क्या होता है। व्हाट इज फोरेक्स? फोरेक्स इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट इज कॉल्ड फोरेक्स। फोरेक्स मार्केट जो होता है, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट करेंसीज। हर एक कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी होती है, और हर एक कंट्री किसी न किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है। तो उसमें हर ट्रेड में करेंसी यूटिलाइज होती है। ट्रैवल टूरिज्म से लेके ट्रेडिंग तक हर एक चीज में करेंसी का यूटिलाइजेशन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, हर एक करेंसी का एक वैल्यू होता है। एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ जब मैच किया जाता है तो उसका भी एक डिफरेंट रेशियो होता है। तो ये सब चीजें ऑफ द प्लेटफॉर्म चलती है, उसे स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे करेंसीज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्रेडिंग के लिए। और हम लोग जब कोई भी करेंसी ट्रेड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम दूसरी करेंसी यूज करते हैं। तो कोई भी करेंसी पेयर, फॉरेक्स पेयर हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ये एक चीज समझनी है
कि कोई भी करेंसी बाय करने के लिए हम दूसरी करेंसी सेल करते हैं। यह सब कैसे होता है, यह मैं आपको समझाने वाला हूं आगे के कुछ स्लाइड्स में। समझना इतना ही है कि फॉरेक्स मार्केट की बात हम लोग जब करते हैं तो आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिप्टो पे फोकस करते हैं। क्रिप्टो एक बहुत ही छोटा पार्ट है ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट का। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है करेंसीज। उसमें भी डोमिनेटिंग होती है कुछ टॉप की करेंसीज, उसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ बहुत सारे ब्रोकर्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करने के लिए कमोडिटीज, स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज, ईटीएफ्स बहुत कुछ ऐड करते हैं। लेकिन बेसिक क्रक्स जो होता है फॉरेक्स मार्केट का वो है करेंसी ट्रेडिंग। अब समझते हैं कि एक फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। हम लोगों को आदत है स्टॉक मार्केट्स की। स्टॉक मार्केट्स बेसिकली काम करते हैं 6-7 घंटे के लिए। अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे तो हर एक स्टॉक मार्केट का एक डेडिकेटेड टाइम होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम स्टॉक मार्केट डेली क्लोज होता ही है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो होता है इट वर्क्स 24 आवर्स अ डे और 5 डेज अ वीक। सिर्फ 2 दिन बंद होगा, सैटरडे और संडे। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 24 आवर्स अ डे आप किसी भी काम में बिजी नहीं होते हो। आपका ऑफिस हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक सर्टन टाइमिंग होता है। उसके बाद जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल होगा उसमें आप फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसे आप अपने फ्री टाइम में मैनेज कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट अनलाइक स्टॉक मार्केट किसी भी सिंगल एक्सचेंज से डोमिनेटेड नहीं है। जैसे हम लोग अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में हम लोग देखते हैं कि एक एनएससी है, एक बीएससी है। एनएससी में एफ एंड ओ डोमिनेटिंग है, एफ एंड ओ सेगमेंट डोमिनेटिंग है। कैश सेगमेंट के लिए बीएससी डोमिनेटिंग है। लेकिन ये दो एक्सचेंज अगर हम लोग छोड़ देंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग काम नहीं कर सकते। सिमिलरली यूएस में भी सेम है। हर एक कंट्री का अलग स्टॉक एक्सचेंज है। उस स्टॉक एक्सचेंज के अंडर ही हर चीज स्टॉक मार्केट में काम करती है। लेकिन अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे तो यहां पे कोई भी एक सिंगल डोमिनेटिंग स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो चलता है अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को लेके चलता है, अलग अलग टाइम जोन्स में चलता है। तो किसी भी एक एक्सचेंज को सारी चीजें हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक एक्सचेंज को दूसरी कंट्रीज की करेंसी को मैनेज करना, रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये एक स्टॉक एक्सचेंज फ्री मार्केट है जहां पे ब्रोकर्स, बैंकर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ये सब मिलके काम करते हैं। यहां पे कोई भी रेगुलेटर नहीं है। जैसे इंडियन मार्केट में सेबी एक रेगुलेटर है, उस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी रेगुलेटर नहीं है, सिंगल रेगुलेटर नहीं है। हर एक कॉन्टिनेंट में अलग रेगुलेटर इस मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मार्केट को रेगुलेट करना उनके कंट्रोल से बाहर है। तो बेसिकली रेगुलेशंस जो होते हैं वो ब्रोकर के रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसिंग पे ही होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यूरोप में अलग रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं। यूएस में अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में अलग है। हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है जो इस मार्केट में काम करने वाले ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है। रेगुलेटर्स का काम यहां पे क्या होता है? वो ब्रोकर्स को रेगुलेट करेंगे, आपके फंड्स को सेफ रखेंगे। अगर इन केस कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है तो जान मान लीजिए जैसे यूरोपियन ब्रोकर है एफसीए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एक सर्टन अमाउंट को रिफंड करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस मार्केट में इतने सारे ब्रोकर्स हैं, इतने सारे अलग अलग देशों से काम चलता है कि हर एक ब्रोकर का रेगुलेशन चेक करके उसके साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल जब हम लोग किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो अपना फंड सेफ होना बहुत जरूरी होता है। और इस फंड के साथ कोई भी ब्रोकर अगर डिफॉल्ट करने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट जो इन्वेस्टेड फंड है वो रिफंड मिलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब भी मैं काम करता हूं किसी भी ब्रोकर के साथ तो पहले रेगुलेशंस चेक करता हूं और उसके बाद ही उस ब्रोकर के साथ काम करना पसंद करता हूं। आज की डेट में यूरोपियन ब्रोकर्स जो एफसीए रेगुलेटेड है वो बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ फंड सिक्योरिटी। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी ब्रोकर रजिस्टर कर लेता है, वेबसाइट बना लेता है, कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं होता है। सिर्फ आपको एक फोन नंबर दिया जाता है, एक ईमेल आईडी होता है वेबसाइट पे। ना कोई रेगुलेशन होता है और ना कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो एक्चुअली 2007 से लेके आज तक मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे देखे हैं जो कई करोड़ इन्वेस्टर्स का पैसा लेके गायब हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस देखे हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी रैंडम ब्रोकर के साथ कभी भी काम नहीं करना। अगर आपको काम करना है मार्केट में तो फोकस रहिए, उसके रेगुलेशंस देखिए और उसके बाद ही ब्रोकर के साथ काम करिए। तो ये तरीका है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स अ डे काम करता है, 5 डेज अ वीक काम करता है। कोई भी सिंगल स्टॉक एक्सचेंज इसको डोमिनेट नहीं करता है। कोई भी सिंगल रेगुलेटर यहां पे नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो देखना भी जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉरेक्स ब्रोकर्स का, जो आपको अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग करेंसीज, कमोडिटीज, इंडाइसेस, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, बहुत कुछ, क्रिप्टो करेंसीज। बहुत सारे ब्रोकर्स लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो अनलिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स आपको अवेलेबल करवा देते हैं। हर एक ब्रोकर के पीछे एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज को बाय करना चाहते हैं तो सेलर होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को सेल करना चाहते हैं तो सामने बायर होना चाहिए।
तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके साथ साथ बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स के पीछे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम होता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे कि हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो इंटरनेशनली काम करती है, वो सब होते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑल इंक्लूसिव मार्केट है। इसे ट्रेड करना किसी और मैनिपुलेट करना किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी हम लोग काम करेंगे तो ये समझना जरूरी है कि ये मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। इस मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखेंगे और समझेंगे तो ही पूरा मार्केट किस तरह से काम करता है ये समझ में आएगा। ओके, सो यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग साइज। जैसे हम लोग अगर इंडियन मार्केट में काम करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो कोई भी फ्यूचर या ऑप्शन अगर आपको ट्रेड करना है तो सेबी या एक्सचेंज ने जो भी एक लॉट साइज डिफाइन किया है उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो एक लॉट मिनिमम एंट्री होगा आपका, उसमें आप आधा लॉट नहीं कर सकते हैं, 0.1 लॉट नहीं कर सकते हैं, आपको एक लॉट पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ट्रेडिंग साइज की। अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं, 0.01 लॉट साइज से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके मल्टीपल में आप कितना भी बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ट्रेडिंग पे, हर एक चीज फ्लेक्सिबल होती है। ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके लॉट साइजेस तक सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। वो किस तरीके से होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो दिस इज फॉरेक्स मार्केट, ये इस तरह से काम करता है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाई इज इट पॉपुलर इन ट्रेडर्स। यहां पे एक्चुअली मैं एक स्लाइड ऐड करना भूल गया जिसमें इसका फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम जो होता है उसके बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का जो डेली वॉल्यूम होता है उसे अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको शायद इंडियन मार्केट का वॉल्यूम पता होगा, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होता है एनएससी बीएससी मिला के। इस तरह से अगर देखेंगे तो दुनिया भर में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सबका मिला के जो वॉल्यूम होगा, कंबाइंड वॉल्यूम, डेली टर्नओवर, उसका एटलीस्ट 400 टाइम्स फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम होता है। तो साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट इज वेरी इनॉमरस। इसको समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसको ट्रेड करना उतना ही सिंपल है। वॉल्यूम की वजह से जो एक लिक्विडिटी है मार्केट में, वो लिक्विडिटी आपको इजीली मिल जाती है, बहुत सारे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है। मैनिपुलेशन
इतने बड़े वॉल्यूम में, इतने बड़े लिक्विडिटी में करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिंपल बात है, कोई अगर अगर किसी कंट्री का हेड हो, सेंट्रल बैंक का हेड हो, जैसे आरबीआई का गवर्नर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या उस तरीके से कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, तो उनके लिए मार्केट्स को मैनिपुलेट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैनिपुलेशन हर जगह पे होता ही है, लेकिन उसको समझना उतना ही सिंपल है। उसको समझना और उस पर ट्रेड करना उतना ही इजी है। तो फॉरेक्स मार्केट इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इतना ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे क्यों है, इतने ज्यादा ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे फोकस क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ईज ऑफ एक्सेस। फर्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ एक्सेस क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एट योर फिंगर टिप्स। आप पीसी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। कहीं पे भी आपकी पोजीशंस आपको मैनेज करना इजी हो जाता है। तो ईज ऑफ एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ मार्केट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत ही रोबोस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट्स में देखते हैं, जीरोधा कभी भी स्टक हो जाता है, एंजल कभी भी अटक जाता है। उस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत रेयरली कोई चीज देखने को मिलती है। अगर आप MT4 MT5 यूज करते हैं, मेटा ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म है वो अगर यूज करते हैं, तो 99% गारंटी होगी कि ये आपको विदाउट एनी ग्लिच काम करता हुआ दिखेगा। सो ओवरऑल इट्स द ईज ऑफ एक्सेस दैट मेक्स इट पॉपुलर इन ट्रेडर्स। नेक्स्ट थिंग जो है वो है लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? Liquidity is availability of instruments to trade at any point of time. जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं, कोई भी स्टॉक सर्किट लगा देता है, 5%, 10%, 20%, जो भी सर्किट लिमिट हो। वहां पे सर्किट लिमिट्स पे आइदर बायर्स अवेलेबल नहीं होते या फिर सेलर्स अवेलेबल नहीं होते, और हमारी पोजीशन प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, हम लोग उसको एग्जिट नहीं कर पाते। द रीजन इज लिक्विडिटी। कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से जिसके पास पैसा है वो इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विथ बिगर वॉल्यूम्स। लिक्विडिटी नहीं होने के कारण इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है। ना सिर्फ इंडियन मार्केट में, दुनिया भर में वही हालत है। इवन यूएस में भी स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो यहां पे काउंटर पार्टीज, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अवेलेबल होने की वजह से आपको लिक्विडिटी का कोई भी इश्यू कभी भी नहीं आएगा। आप जब भी बाय करना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, आपके सामने कोई ना कोई काउंटर पार्टी इमीडिएटली अवेलेबल होगी। प्राइस डिफरेंस थोड़ा बढ़ सकता है, जहां पे नॉर्मली 1 पिप का, 2 पिप का या 3 पिप का स्प्रेड होगा, वो बढ़ के 5-7 पिप हो सकता है। लेकिन आपको काउंटर पार्टी अवेलेबल होगी। तो ईज ऑफ ट्रेडिंग उसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू लिक्विडिटी, और इसी वजह से ये पॉपुलर होता जा रहा है। थर्ड चीज जो है, ट्रेडिंग आवर्स। 24 आवर्स अगर कोई मार्केट खुला है, तो आप अपने रोज के सारे काम निपटा के मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं।
आपके लिए इजी हो जाता है। जब भी आपका फ्री टाइम हो, आप उस टाइम में मार्केट का स्टडी करके कोई ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हो। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलेगी तो उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप ले सकते हो। अलग अलग टाइम जोन्स में अलग अलग करेंसी पेयर्स में वॉलेटिलिटी होती है। अलग अलग टाइम जोन्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग इंडियन टाइम के अगर हिसाब से देखेंगे, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग की बात करेंगे तो वहां पे जापानीज पेयर्स जो होते हैं, जापानीज करेंसी पेयर्स, ऑस्ट्रेलियन करेंसी पेयर्स, न्यूजीलैंड करेंसी पेयर्स, वहां पे आपको मोमेंटम दिखेगा। जैसे जैसे दिन ऊपर जाएगा, यूरोपियन मार्केट्स खुलना स्टार्ट होंगे, तो आपको यूरोपियन करेंसी पेयर्स में मोमेंटम दिखना स्टार्ट होगा। और अराउंड इंडियन टाइम 6 to 7 PM आपको यूएस के करेंसी पेयर्स में मोमेंटम दिखना स्टार्ट होगा। तो अलग अलग टाइम जोन्स में अलग अलग करेंसी पेयर्स में मोमेंटम दिखना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि उस टाइम जोन में उस कंट्री में डे टाइम होता है, तो वहाँ के ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। वहाँ के मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ के बैंकर्स, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ ट्रेड्स लेने होते हैं, कुछ मार्केट में ट्रेड करना होता है, हेजिंग करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस खड़े करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस है कि उस टाइम जोन में उस एक पर्टिकुलर करेंसी पेयर में लिक्विडिटी दिखना पॉसिबल है, मोमेंटम दिखना पॉसिबल है। तो उसको ट्रैक करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप इस मार्केट में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे तो अपने आप आपको टाइम जोन समझ में आना स्टार्ट होगा, और टाइम जोन के साथ आपका ट्रेडिंग बिहेवियर भी चेंज होता जाएगा। कौन से टाइम जोन में आपको किस करेंसी में ट्रेड करना चाहिए और किसे ट्रैक करना चाहिए, किस टाइप का न्यूज फ्लो आपको ट्रैक करना चाहिए, वो आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल मार्केट ट्रैक करना अलग अलग करेंसीज के हिसाब से पॉसिबल हो जाता है, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स के कारण, नॉन स्टॉप ट्रेडिंग आवर्स के कारण। सो 24 आवर्स ट्रेडिंग आवर्स ट्रेडर्स के लिए एक ब्लेसिंग है। इसकी वजह से आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवा सकते हो। दैट इज वाई वी आर ऑल्सो पुशिंग फॉर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स इन इंडियन मार्केट्स। देखते हैं कब तक हो पाएगा। जितना ज्यादा ट्रेडिंग आवर्स होंगे उतना मार्केट को मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी लाना उतना ही इजी हो जाता है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मैन पावर पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसे ऑटोमेट करवा देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, उसी तरीके से अगर इंडियन मार्केट भी डेवलप हो जाता है तो इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, द कंट्रोलर्स, रेगुलेटर्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, सबके लिए इजी हो जाएगा। देखते हैं, हम लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सक्सेस हो गया तो सबके लिए अच्छा ही है। दूसरी चीज जो इसे बहुत ही पॉपुलर करती है वो है लिवरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में। अब आप सोचते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और बेसिकली लिवरेज क्यों चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपका कैपिटल एक सर्टन एक्सटेंट तक लिमिटेड है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आपको पता है निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करना इजी भी है, प्रॉफिटेबल भी होगा, और
उसके साथ साथ उसमें रिस्क भी कम है। लेकिन निफ्टी फ्यूचर में जितना मार्जिन चाहिए, जितना कैपिटल चाहिए, उतना अगर आपके पास नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। क्योंकि निफ्टी में आप पार्शियल लॉट ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर का फिक्स लॉट साइज होगा, उसके लिए फिक्स मार्जिन चाहिए होगा, उसके लिए ब्रोकर एक सर्टेन मार्जिन चार्ज करेगा। उससे कम आपके पास अगर फंड है तो आप ऑब्वियसली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे परेशान नहीं करेंगी। द रीजन इज लॉट साइज वेरिएबल होना एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ लिवरेज। यहाँ पे लिवरेज जो स्टार्ट है वो स्टार्ट होता है 1:10 से और एंड होता है 1:1000 पे। लिवरेज एक्चुअली क्या होता है? लिवरेज होता है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलना, ताकि आप एक्सटेंडेड फंड्स यूज कर सकते हो अगेंस्ट योर लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे अगर कोई, कुछ लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पुराने होंगे, ट्रेड करते होंगे, तो उनको पता है कि इंट्राडे मार्जिन अवेलेबल होता था स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। जहां पे आपके पास अगर 10,000 है तो आप 40,000 तक स्टॉक्स बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे इंट्राडे के लिए। मतलब 1:4 आपका मार्जिन था। उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको मार्जिन अवेलेबल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1:10 एंड इट विल गो अप टू 1:1000। सो आपके पास अगर 1,000 रुपए है और आप 1:1000 मार्केट लिवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो 1,000 × 1,000 आपके पास 10 lakhs का लिवरेज होगा ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड कर पाएंगे 10 lakhs तक। दिस इज व्हाट मेक्स फॉरेक्स द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर इतने बड़े ट्रेड के साथ आप काम करेंगे और बहुत ही छोटा मूवमेंट अगर आपकी डायरेक्शन में मिलेगा, तो इंस्टेंटली एक ट्रेड में आपका कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाता है विद इन फ्यू सेकंड्स। लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज होना भी जरूरी है। उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ट्रेड सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। लिवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे ट्रेड में। क्योंकि अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे तो रिस्क भी उतना ही होगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिवरेज क्या बेनिफिट देता है और लिवरेज की वजह से क्या रिस्क हो सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है यहां पे, जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है, इंडियन मार्केट्स में किस तरह का ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको एप्लीकेबल होता है। किसी भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो तो एक फिक्स कॉस्ट होता है जिसे हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। ये ब्रोकरेज हो सकता है वेरिएबल हो अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स। ओवरऑल जब हम लोग इस तरह से ब्रोकरेज की बात करते हैं तो साइड बाय साइड उसमें बहुत सारे टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं। जैसे कि शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया और स्टैम्प ड्यूटी हो गया। बहुत सारे टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है ऑन द ट्रेड, ये एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम कम हो जाएगा ड्यू टू द चार्जेस। अब फॉरेक्स में
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉरेक्स में आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं पे करना है, ना आपको ब्रोकरेज देखना है, ना आपको कोई ट्रांजैक्शन टैक्स देखना है, ना आपको कोई उस पे सर्विस टैक्स देना है, जीएसटी नहीं देना है, कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। जो भी है, नेट प्रॉफिट आपका है या नेट लॉस आपका है। दैट मेक्स फॉरेक्स मार्केट वेरी अट्रैक्टिव, एंड इसकी वजह से दुनिया भर के ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट में एंट्री करते हैं। ये दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है। जो लिक्विडिटी, जो एक पेनिट्रेशन है, जो हम लोग देखते थे 2007-8 में, उसके अगेंस्ट आज की डेट में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसमें एक रीजन और भी है, क्रिप्टो करेंसी की राइज की वजह से फॉरेक्स मार्केट एक अवेयरनेस बढ़ गया है इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स में। जो इकोनॉमीज फॉरेक्स मार्केट्स को अलाउ नहीं करती थी, वहां पे भी उनका एंट्री हो चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स इस मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज का वॉलेटिलिटी जो है, वो हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को लेके डूब चुका है। कुछ ने पैसा भी कमाया। लेकिन फॉरेक्स में कितना भी वॉलेटिलिटी हो, अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके चल सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो इसे मैनेज करना, इसे रेगुलेट ना होने के बावजूद भी सक्सेसफुली ट्रेड करना बहुत ही इजी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें वॉलेटिलिटी पैदा करना, निर्माण करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन फॉरेक्स की तरफ आप देखेंगे तो ये किसी कंट्री का करेंसी है, उसे मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। और एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरे करेंसी का ट्रेड होता है, तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज है वो इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइसिंग पे। तो वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है मैनिपुलेशन की। दूसरी चीज, वॉलेटिलिटी कंट्रोल हो जाती है, और ओवरऑल मार्केट इजी हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स मार्केट इज मोर स्टेबल एंड more profitable in the long run. So ये रीजंस है जिसकी वजह से फॉरेक्स पॉपुलर हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज जो है कि फॉरेक्स क्यों ट्रेड होता है, इसमें ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, उसके पीछे भी कई रीजन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशन कोई भी कर सकता है। ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। उनका फोकस स्पेकुलेशन पे होता है। उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमी खराब होगा तो ये करेंसी डिफ्लेट हो जाएगा या इन्फ्लेट हो जाएगा। उसके ऊपर करेंसी पेयर्स का एक प्राइस प्रेडिक्शन आता है, कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, कौन सी करेंसी नीचे जाएगी। इन शॉर्ट, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होते हैं, बाय करो सेल करो। उसके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ एक स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है। दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था, येन कैरी ट्रेड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था सोशल मीडिया पे।
ओवरऑल मार्केट्स में उसकी वजह से क्रैश बढ़ गया था। सेम रीजन है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस पे किस तरह से काम होता है, किसी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कम है और किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए करेंसीज बाय और सेल किए जाते हैं। ओवरऑल ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस की वजह से करेंसी ट्रेडिंग किया जाता है बहुत सारी करेंसी पेयर्स में। और एक चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। कुछ अलग करना चाहिए सिर्फ स्टॉक्स या फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा कुछ एक इन्वेस्टमेंट को अलग जगह पे पार्क करना भी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे रिस्क कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। आज के सेमिनार में भी एज पर माय एक्सपेक्टेशन अराउंड 50% लोग उसी के लिए आए हैं कि कुछ ट्रेडिंग का एक डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा। अलग प्लेटफॉर्म से आपको अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए। कुछ लोग ट्रेड करते हैं आर्बिट्राज के लिए, कुछ लोग ट्रेड करते हैं हेजिंग के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज किस तरह से डिफाइन होती है, किस तरह से अवेलेबल हो सकती है, उसको हम लोग देखेंगे। अब मोस्टली जो हेज फंड्स, फंड मैनेजर्स काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है, या फिर कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काम करती है, उन लोगों के लिए फॉरेक्स मार्केट में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि समझो आप एक एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी फार्मा कंपनी हो, इंडियन फार्मा कंपनी पकड़ लो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे L&T। फार्मा में अगर कंसिडर करेंगे तो सन फार्मा। इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। या फिर समझो एशियन पेंट्स है, जिनका जिनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज में जाता है। तो अगर वो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बाहर किसी कंट्री में बेच रहे हैं, और एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो अगर रिस्क में आ जाती है, तो कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। उसको काउंटर करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज को हर एक ट्रेडिंग, हर एक ऑर्डर के साथ सिमिलर अमाउंट का करेंसी हेज करना पड़ता है, और उस चक्कर में फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई कंपनी ऐसी पकड़ लो जिसमें कॉपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, कॉपर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और कॉपर उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब कॉपर का जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में अलग होगा। उसे जब इंपोर्ट करेंगे तो इंडियन मार्केट में आते आते करेंसी का कैलकुलेशन करके उसका प्राइसिंग कुछ अलग दिखेगा। सडनली बाय चांस अगर इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो जाता है, तो जो रॉ मटेरियल इंडिया में लैंड होने वाला है उसका प्राइसिंग भी चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो बाहर आने वाला है उसका प्राइसिंग भी इंपैक्ट हो जाएगा। तो उसे मैनेज करने के लिए
करेंसी हेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उस वजह से बहुत सारी कंपनीज को, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको करेंसी ट्रेडिंग करना पड़ता है। फॉरेक्स में उनको ट्रेड लेना पड़ता है फॉर हेजिंग पर्पस। कुछ कंपनीज का काम अलग तरीके से होता है, जो मल्टीपल करेंसीज में काम करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनके लिए करेंसी आर्बिट्राज भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक करेंसी के साथ हम लोग जब ट्रेड करते हैं, जैसे अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर ट्रेड करेंगे, तो हम लोगों को पता है 82 to 83 रुपीज के आसपास चल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग पाउंड के साथ आईएनआर ट्रेड करेंगे, तो हम लोगों को पता है 90 91 चल रहा है। लेकिन जब हम लोग दो कंट्रीज के साथ वो रेशियो फिक्स कर चुके हैं, या फिर वो प्राइसिंग एक ऑलमोस्ट फिक्स लेवल पे है, और उसके अगेंस्ट समझो यूएसडी और पाउंड का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया बाय एनी चांस, तो उसको ट्रेड करने से अगर किसी कंपनी को उनके यूएसडी आईएनआर और जीबीपी आईएनआर के ट्रेड में बेनिफिट हो सकता है, तो उसे भी ट्रेड किया जाएगा। उसे हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं, ट्रेडिंग द डिफरेंस इन प्राइसिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसे समझने के लिए मार्केट में आना, उसको ट्रेड करना, उसके अगेंस्ट अलग अलग टाइप के इवेंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैं फोर्स कर रहा हूं इंडियन क्लाइंट्स को कि आप फोरेक्स में आओ, ट्रेड करो, अलग अलग चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो भी एक नैरेटिव अलग अलग टाइप का होता है, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट टाइम जोन्स में, उसको समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो इंडियन मार्केट को ट्रेड करना उतना ही इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो बेनिफिट लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां पे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्राज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस और डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है और किस तरीके से ये काम चलता है। नेक्स्ट होगा कि इसमें कौन कौन ट्रेड करता है, हु ट्रेड्स ऑन फॉरेक्स मार्केट्स। अब सिंपल चीज है, लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जैसे मैंने अभी बताया कि जो बड़ी कंपनीज है जो अलग अलग देशों में ट्रेड करती है, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसी कंपनीज में फॉरेक्स ट्रेड करना कंपलसरी हो जाता है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे या रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, तो उसमें आपको ये चीज दिखाई देगी कि उन्होंने करेंसी हेजिंग में क्या किया है। उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन कंपनीज को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके साथ साथ हेज फंड्स होते हैं, जिनको करेंसीज में हेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू अवॉइड मेजर रिस्क इन देयर पोर्टफोलियोज। क्योंकि बहुत सारे हेज फंड जो होते हैं वो सिंगल कंट्री ओरिएंटेड कभी नहीं होते, वो मल्टीपल कंट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए भी करेंसी हेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स में ट्रेड करना। यस महेश जी, ड्रॉप अ मैसेज। मैसेज कीजिए। ओके, सो
इसके साथ साथ और कौन इन्वॉल्व होता है? इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। कमर्शियल बैंक्स इन द सेंस जो बैंक्स मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है। एच एन आई, अल्ट्रा एच एन आई इन्वेस्टर तो बेसिकली हर एक मार्केट में ट्रेड करते ही हैं। रिस्क कम करना होता है पोर्टफोलियो में, तो बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग फॉरेक्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पोर्टफोलियोज, स्टॉक्स, बहुत कुछ करते हैं। तो फॉरेक्स उसी का एक पार्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेस, रिस्क कम करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हाउसेस को ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स मार्केट में। करेंसी हेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो फुल टाइम यही काम करते हैं, और इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। सो इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का एक पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं यहाँ पे फोकस करते हैं जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा बिट ऑफ अमाउंट। जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट फॉरेक्स से निकलेगा, थोड़ा बहुत स्टॉक्स से मिलेगा, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे बैलेंस मिलेगा और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, ये सोच के मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं। दूसरी चीज होती है रिटेल के लिए कि टाइम रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है, तो अपने जॉब के बाद, अपने काम के बाद यहाँ पे फोकस कर पाते हैं। अदरवाइज टाइम जोन अगर आपका एक ही है स्टॉक मार्केट का और आपके काम का, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। लेकिन फॉरेक्स 24 आवर चलता है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है अर्निंग्स की, और मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स पेयर्स के बारे में। अब ये सारी इधर उधर की बातें हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया क्या क्या होता है मार्केट में। अब एक्चुअली ट्रेड क्या करना है उसको समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स पेयर्स। हम लोग करेंसी ट्रेडिंग की बात करते हैं। करेंसीज यहाँ पे ट्रेड होती है, तो कोई भी करेंसी ट्रेड होती है, मतलब आप सिर्फ यूएस डॉलर बाय करेंगे, सिर्फ यूरो बाय करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं होगा। यहाँ पे पेयर्स में काम होता है। फॉरेक्स पेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो फॉरेक्स पेयर क्या होता है? पेयर होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू करेंसीज, किसी भी दो करेंसीज का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होने वाली है, दैट आर ट्रेडेड अगेंस्ट ईच अदर। सो ये दो करेंसीज कौन सी है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ब्रोकर जो भी आपको अवेलेबल करवा के देगा करेंसी पेयर्स, उसमें ही आपको करना पड़ेगा, उतना रिस्ट्रिक्शन तो होगा ही ऑब्वियसली। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स मल्टीपल करेंसी पेयर्स आपको अवेलेबल करवा के देते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका क्लाइंट बेस दुनिया के हर कोने से आता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है किसी भी करेंसी के बारे में, और उसका
एक रीजन भी हो सकता है उस करेंसी को ट्रेड करने के लिए। तो जितना मैक्सिमम करेंसी पेयर्स अवेलेबल होंगी, उतना ही क्लाइंट बेस उनको अच्छे से मिल पाएगा। ये सोच के बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत सारी करेंसीज आपको अवेलेबल करवा के देते हैं। इन करेंसीज के साथ ट्रेड करते वक्त बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। वो क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लोग समझेंगे। इसके पहले अब तक जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज मैसेज विंडो में डाल दीजिए। मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूं। एक 2 मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा। आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज जो भी होंगी पोस्ट कर दीजिए। ओके, बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं वन बाय वन सबको आंसर करूंगा। टू ट्रेड इन इंडिया इन फॉरेक्स मार्केट इज लीगल। एक्चुअली इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ट्रेडिंग इन फॉरेक्स इज नॉट लीगल इन इंडिया, लेकिन एज सच अभी तक कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑफिसेस ओपन कर चुकी है फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए। और दूसरी चीज, बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स अल्टरनेटिव वेज ऑफ फंडिंग अवेलेबल करवा चुके हैं इंडियन मार्केट में इंडियन ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि इंडिया से किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को पैसा भेजना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए ओवरऑल
जो एक फंडिंग प्रोसेस की वजह से एक डिफिकल्टी थी इंडियन ट्रेडर्स को, वो बहुत सारे ब्रोकर्स ने सॉर्ट आउट कर दिया है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है थर्ड पार्टी पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, जो कि आपके अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाते हैं, आपको विड्रॉल्स भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों के लिए ट्रेडिंग का बेनिफिट लेना इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट्स मिलना इम्पॉर्टेंट है। और जब तक ये सब चीजें लीगलाइज नहीं हो जाती है, तब तक थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी मीडियम के थ्रू फंडिंग और विड्रॉल का प्रोसेस हम लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत ही जल्दी गिफ्ट सिटी में हो सकता है बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब चीजें इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी अवेलेबल करना इजी हो जाएगा। एक्चुअली पहले कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी चीजें हो चुकी है। बहुत सारे ब्रोकर्स इंडियन ट्रेडर्स से कई हजारों करोड़ लेके भाग चुके हैं। उसकी वजह से आरबीआई को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ा। और बेसिकली इंडियन मेंटेलिटी वही है, जो भी फ्रॉड होता है वहां भर भर के पैसा डाल देते हैं, जो भी अच्छा काम होता है उसको हजारों सवाल पूछते बैठेंगे। तो हो चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने खुद देखी है। बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जिन्होंने करोड़ों डाले थे और गायब हो चुके हैं। कोई कंपनी नहीं मिलती है, कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वहां पे पैसा बहुत ज्यादा, आपको एक्सपेक्टेशन होता है और पैसा बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है। जहां पे रेगुलेटेड ब्रोकर से वहां पे हजारों सवाल पूछे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेसेस के लिए, वहां पे पैसा कोई नहीं डालता है। तो ये सब नॉर्मल है। अगर आपको काम करना है, रेगुलेटेड ब्रोकर है, तो फंडिंग किस तरीके से होता है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपको फंडिंग करवाना है थ्रू थर्ड पार्टी हो या डायरेक्ट पॉसिबल होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को फंड ट्रांसफर करने के लिए वैसे भी नेट टेलर, स्क्रिल, पेपाल जैसे थर्ड पार्टीज हम लोग यूज करते ही थे। आज भी हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर फंडिंग करना है तो पेमेंट एग्रीगेटर यूज करते ही है। पेटीएम, गूगल पे वगैरह, यूपीआई वगैरह सब यूज करते ही है। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर होगा, जो कोई कंपनी होगी, कोई इंडिविजुअल होगा, जिसका काम ही वो होता है कि आपसे पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, उसके अकाउंट से फॉरेक्स ब्रोकर के पास जाएगा। तो आपका डायरेक्ट लिंक कोई दिखेगा नहीं और कोई सवाल उस पर आएगा नहीं। हाउ मच टैक्सेस वी नीड टू पे। आप पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, प्रॉफिट करना स्टार्ट करो। एक्चुअली ये पैसा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो ये सब आपके सीए के ऊपर है कि आप कितना टैक्स कैसे दिखाते हो, कैसे पे करते हो। आपका सीए जितना होशियार होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। कैन वी ट्रेड यूएसडी आईएनआर ऑल्सो। यूएसडी आईएनआर ही क्यों ट्रेड करना है? दुनिया भर में इतनी सारी करेंसीज है जहां पे इतनी सारी लिक्विडिटी है, इतना सारा मोमेंटम है। उसको ट्रेड करो जहां पे रिस्क कम हो। जहां पे लिक्विडिटी नहीं है वो चीज ट्रेड नहीं करना है। सिंपल चीज है। जब तक आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मार्केट किस तरह से काम करता है। एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दिया तो आप स्टॉक मार्केट भी भूल जाएंगे और यूएसडी आईएनआर भी भूल जाएंगे। Why do brokers provide only few currency pairs for trading? The more they give, it gives more exposure to clients and they earn brokerage as well. इसमें एक सिंपल बात है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर अवेलेबल करवाना हर एक कंट्री में इट्स नॉट एन इजी टास्क। कोई भी ब्रोकर के लिए अगर हर एक करेंसी पेयर अवेलेबल करवाना है तो वहां पे लिक्विडिटी भी होना बहुत जरूरी है। हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं फॉरेक्स पेयर्स के टॉपिक में ही, कि अलग अलग टाइप की फॉरेक्स पेयर्स जो होती है उसमें क्या क्या होता है और कितनी सारी पेयर्स बन सकती है।
यूजिंग डिफरेंट करेंसीज, और हर एक सेगमेंट में कोई एक इंपॉर्टेंट करेंसी होती है जो डोमिनेट करती है उस एरिया को। तो उसके अंडर अगर कोई छोटी मोटी करेंसी अवेलेबल है भी, तो वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सो वॉट एवर यू ट्रेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे लिक्विडिटी होना जरूरी है, वो करेंसी पेयर उतनी इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आपको यूरो एक सिंगल करेंसी मिलेगी, तो मल्टीपल करेंसीज का कोई चांस नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो साउथ अफ्रीकन रैंड जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट करेंसी है, वहां पे दूसरी किसी चीज के लिए जगह नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी करेंसीज ट्रेड होती है, और उनके पेयर्स अगर आप काउंट करेंगे तो अनलिमिटेड पेयर्स बन जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल करवा के देते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट उनको भी है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। हम लोगों के लिए ट्रेड करना सिर्फ एक सिंपल बात है, उनके लिए ये सब अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Yes, ultimately they provide trading based on margin exposure. Broker has nothing to lose because अगर आप समझो आपके पास कैपिटल है 10,000 का, और आपको ट्रेड करने के लिए एक्सपोजर मिला है 1 लाख का, राइट? तो अगर आप 1 लाख का ट्रेड करने वाले हो, 1 लाख के ट्रेड में आपको मालूम है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, कोई भी ट्रेड लिया वो सीधा ऊपर ही आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बाय किया और इमीडिएटली वहां से ऊपर गया, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड में है तो M2M भी साथ में आएगा, थोड़ा निगेटिव भी होगा, थोड़ा पॉजिटिव भी होगा। तो अगर आप 1 लाख का ट्रेड लेके चल रहे हैं और उसमें बाय चांस 10,000 का आपका लॉस हो गया, तो इसमें ब्रोकर का लॉस कितना है? जीरो होगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल है 10,000 वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ब्रोकर अपना 90,000 निकाल लेगा। वो सिर्फ आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक ऑप्शन होता है। जितना आप ट्रेडिंग ज्यादा करेंगे उतना ब्रोकर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। ब्रोकर्स भी कभी कभी लॉस में जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे सडन इवेंट बेस अगर मूवमेंट आएगा तो कुछ ब्रोकर्स लॉस में जाते ही हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का अरेंजमेंट होता है, बैंकर्स का बैकअप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए किस ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। विच ब्रोकर आर यू यूजिंग फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? करेंटली मैं बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ काम करता हूं। मैं सारे ब्रोकर्स आपको इमीडिएट सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक लिंक हर एक ग्रुप में पोस्ट किया है रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग। उस ब्रोकर के साथ आप काम कीजिए, रिस्क कम रहेगा, क्योंकि रेगुलेटेड ब्रोकर है। थर्ड पार्टी फंडिंग ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, फंड्स ट्रांसफर और विड्रॉवल हो जाता है, कोई रिस्क वहां पे नहीं है। ओके। विड्रॉल ऑफ मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, विड्रॉल ऑफ मनी इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं रेगुलरली कहता हूं कि बड़े ब्रोकर्स के साथ काम कीजिए जो रेगुलेटेड है। हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक कॉर्नर में दुनिया के ऐसे ब्रोकर्स के साथ काम कीजिए, तो विड्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आज तक मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ब्रोकर सिलेक्शन प्रॉपरली करता हूं। आपको भी मैं जो ब्रोकर सजेस्ट करूंगा वो भी उतना ही प्रॉपर होगा, तो आपको वहां पे रिस्क कम होगा। जो ब्रोकर टाइमिंग कहीं से भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट रेगुलेशन, सिर्फ क्लाइंट्स का फंड चुराने के लिए बना है, उनके यहाँ पे आपको विड्रॉवल प्रॉब्लम आएंगे ही।
तो बेस्ट वे, जो ब्रोकर्स मैं सजेस्ट करूंगा उनके साथ काम करो, बाकी ब्रोकर्स को भूल जाओ। करेंसी पेयर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, बहुत बड़ा पोर्शन अभी भी पेंडिंग है, वेबिनार का खत्म नहीं हुआ है, हम लोग मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप में, मैं थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा आफ्टर द वेबिनार। उसके साथ आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन आंसर यहां पे स्टॉप करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है आगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे फॉरेक्स पेयर्स ट्रेडिंग कैसे होता है, किस तरह से ऑर्डर प्लेसमेंट होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट के कितने टाइप्स है, क्या क्या आप कर सकते हैं, लॉट साइजेस किस तरह से होते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से होता है, हर एक चीज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द वेबिनार। सो बी श्योर, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए और फोकस कीजिए। ओके, देर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसीज ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, हंड्रेड्स ऑफ करेंसी पेयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि करेंसी पेयर्स अनलिमिटेड अवेलेबल है ऑप्शंस। आप उतना ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, उतना ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, किस करेंसी पेयर को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, वो सब बताऊंगा। सिर्फ उसी पे फोकस रखिए, बाकी सब भूल जाइए। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग करेंसी पेयर्स मैंने दिखाए फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन। यूरो एसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूरो सीएचएफ, बहुत सारी है। आगे हम लोग सारी करेंसीज देखने वाले हैं, तो मूव ऑन करते हैं। ओके, दीज आर फॉरेक्स पेयर्स जो इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया में जितनी भी करेंसीज ट्रेड होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट करेंसीज है, जो टॉप की करेंसीज है, उनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 8 करेंसीज है जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से, ग्लोबल ट्रेड्स के हिसाब से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है यूएस डॉलर, उसके बाद आता है यूरो, यूरोपियन करेंसी, उसके साथ साथ आता है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद जेपीवाई, जापानीज येन, कैड, कैनेडियन डॉलर, एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजेडी, न्यूजीलैंड डॉलर एंड सीएचएफ, स्विस फ्रैंक। ये 8 करेंसीज इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में। इन 8 करेंसीज को अगर आप एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे, सिर्फ 8 करेंसीज है, इन 8 करेंसीज को अगर आप पेयर करेंगे तो आपके लिए अवेलेबल हो जाती है 28 करेंसी पेयर्स। 28 करेंसी पेयर्स में डेली मोमेंटम होता है, डेली लिक्विडिटी होती है, बिग लिक्विडिटी होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको कंटिन्यूअसली ट्रेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड वॉल्यूम होता है, कोई रिस्क नहीं है। मेजर वॉलेटिलिटी सिर्फ येन में होती है या फिर स्विस फ्रैंक में होती है, बाकी पेयर्स में लिक्विड वॉलेटिलिटी कम होती है कंपैरेटिवली। लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल हर एक करेंसी पेयर में आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो इनके करेंसी पेयर्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, बाकी करेंसी पेयर्स क्या क्या होते हैं, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। अब यूएसडी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर क्यों है? एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट जो डेवलप हुआ है वो कई सालों से चल रहा है, में भी हजारों सालों से करेंसीज का एक्सचेंज, कमोडिटीज का एक्सचेंज, ये नॉर्मल चीज है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन
1970 समवेयर यूएस करेंसी जो था एक गोल्ड बैक करेंसी था, जिसके पीछे गोल्ड का बैकिंग था। सिमिलर टाइप ऑफ, जितना करेंसी मार्केट में है, सिमिलर क्वांटम ऑफ गोल्ड उनका रिजर्व होता था, जो इंडिया अभी भी फॉलो करता है। लेकिन 1970 में वो जो सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया गया, और यूएस डॉलर इज ओनली द पेपर करेंसी नाउ। आज की डेट में यूएस डॉलर सिर्फ एक पेपर करेंसी है, इसके पीछे कोई भी गोल्ड रिजर्व नहीं है। लेकिन उसमें कुछ एडिशंस इस तरह से किए गए कि यूएस डॉलर को एक मेजर करेंसी ग्लोबल ट्रेड के लिए प्रमोट किया गया इंस्टेड ऑफ गोल्ड। क्योंकि अर्लियर टाइम्स में गोल्ड एक मेजर करेंसी होता था टू ट्रेड इंटरनेशनली। कोई भी ट्रेड करने के लिए गोल्ड वाज द स्टैंडर्ड, और उसके अगेंस्ट ट्रेड होता था एक दूसरे के साथ। आफ्टर 1970 सिस्टम चेंज हो गया, यूएस डॉलर ने गोल्ड की जगह ले ली, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इन टूडेज वर्ल्ड आर डोमिनेटेड बाय यूएस डॉलर। मेजर वॉल्यूम जो होता है यूएसडी से होता है। अब आज की डेट में पिछले कुछ सालों से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको धीरे धीरे करके कम किया जाए। क्योंकि उस डोमिनेंस की वजह से दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है और हो रहा है। अगर उसको कंट्रोल करना है तो यूएस डोमिनेंस को कम करना पड़ेगा, बाकी करेंसीज में ट्रेड्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, अलग अलग करेंसी पेयर्स में ट्रेड होने चाहिए, तो सिंगल डोमिनेंस कम हो जाएगा और दुनिया में जो अफरा तफरी चल रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वो डिफरेंट पार्ट है एनालिसिस का। अब हम लोग फोकस करते हैं करेंसी पेयर्स पे। तो बेसिकली यूएसडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट करंटली ट्रेडिंग करंटली। कम हो रहा है वॉल्यूम, लेकिन फिर भी आज की डेट में यूएसडी सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। उसके बाद ट्रेड होता है यूरो, उसके बाद ट्रेड होता है जीबीपी, उसके बाद जापानीज येन, उसके बाद बाकी चार करेंसीज। तो इनका पेयरिंग होता है। इनका पेयरिंग कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। अब समझो आपके पास यूएस डॉलर है और आपको दूसरे किसी करेंसी पेयर के साथ उसको पेयर करना है। तो जो पेयर्स आज की डेट में अवेलेबल है उनको, उनका एक सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। यूएसडी जेपीवाई एक पेयर हो गया, यूएसडी सीएचएफ दूसरा पेयर हो गया, एयूडी यूएसडी तीसरा पेयर हो गया, जीबीपी यूएसडी चौथा पेयर हो गया, एनजेडी यूएसडी पांचवा, यूएसडी कैड छठा पेयर हो गया, और यूरो यूएसडी सातवां पेयर हो गया। विथ यूएसडी रिमेनिंग सात करेंसीज का मिला के सात ट्रेडिंग पेयर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जो 24 आवर्स मोमेंटम में होते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम उनमें होता है, मोमेंटम होता है, वॉलेटिलिटी होती है। ओके, तो अब इन पेयर्स को कैसे अलग अलग क्राइटेरियाज पे डिवाइड किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे।